वालेकुम जी। एक होती है जी जग बीती और एक होती है आप बीती। इस यूके की जिंदगी के गोल चक्कर ने ना हमें कई किस्म के रंग दिखाए हैं। यानी हर गम के पीछे एक खुशी होती है। यानी कभी हंसना कभी रोना। यहाँ ये जो मुझे तो कभी खुशी कभी गम की फिल्म भी याद आ गई। तो जी दुनिया में कुछ ऐसे तजर्बात और हादसात होते हैं जो गुजर जाने के बाद ना एक मामूली सी बात लगते हैं। हर दूसरे या तीसरे शख्स के साथ ये हादसात रुनमा होते रहते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो एक पाकिस्तानी जोड़े के बारे में है, जो यहाँ यूके में अपनी बड़ी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं। हर चमकने वाली चीज़ ना सोना नहीं होती, यानी हर अच्छी चीज़ हकीकत में इतनी अच्छी नहीं होती, जितनी नज़र आती है। इस कहानी को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आया हमें यूके में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये वाक़या एक शाज़ो नादर पेश आने वाला वाक़या है और इस वाक़ये में यूके के कुछ ख़ास और हैरत अंगेज़ बातों का सामना होता है। तो यही लगता है कि यूके पहुँचते ही ना सारे मसले जो हमारे हैं ना वो छूमंतर हो जाएँगे, जैसे मुर्गी के अंडे ना सोने के देने लग जाएगी। तो जी बस हमारे मसले जो है ना हाथों की मेल हैं। बस जी यूके पहुँचे तो ज़िंदगी जो है ना चाँदी चाँदी का ना एक चमचा बन बन जाएगी। तो बस जी इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि चाँदी की चम्मच तो नहीं बनेगी, शायद चम्मच भी ना मिले। तो इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं, इन लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो एक इनको ये एक आसमान से गिर कर ना खजूर में अटकने जा रहे होते हैं। तो इनको ये बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा होता कि ये किन मुश्किलों में फंसने वाले हैं। अपनी इन मुश्किलों से बचने के लिए वो नई-नई निराली किस्म की मुश्किलों में फंसने जा रहे हैं। अब जी ये कहना है या ब्लेम करना यूके में कौन किसकी तकलीफ़ नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि कोई कोई इधर यूके में बिल्कुल परेशानी से फ़ारिग हो, यानी कोई उसको परेशानी ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो जी हम लोग सिर्फ़ यूके पैसे कमाने आते हैं। अगर यूके में इज़्ज़त की बात करते हैं, तो जी इज़्ज़त के मामले में ना हमेशा हम लोगों ने यहाँ पे नुकसान उठाया है। इंसान की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। यहाँ पर ना हमारी इज़्ज़त की कीमत लगाई जाती है ना, यानी पैसों के तोल कर हमारी इज़्ज़त की कीमत होती है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर अपनी इज़्ज़त का ना सौदा करते हैं असल में। इस तरह मैंने अपनी इज़्ज़त का बेड़ा गर्क करके ना इस अकमल नामी शख्स जिसका ये वाक़या मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसने अपनी इज़्ज़त को ना दाँव पे लगा दिया। वो भी लोग हैं जो डंकी लगा के आते हैं, 10 साल पहले आए हैं, 20 साल पहले हैं, वो भी रो पीट के ना यहाँ पे सेट हो ही गए हैं। तो चलो जी पिंड नूं मूँह करिए, कार चलिए बड़ी होगी साडे नाल। आज का ये जो वाक़या है ना ये सबसे पहले ना शैला वर्ल्ड आपका अपना चैनल है, इसको वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आज का ये वाक़या आपको क्या लेसन देने जा रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस वाक़ये में जज़्बात है, जो जज़्बात की इतनी गहराई है ना और तकलीफ़ इतनी शिद्दत है, जैसे दर्द का ना ज़हर पीने वाले को ही अंदाज़ा हो सकता है कि इसका ज़हर कितना कड़वा है। यानी दर्द की कोई हद नहीं होती। ये जो यूके का ट्रॉमा है ना, ये ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ता है और इसके सामना करने वाले शख्स को ही अंदाज़ा हो सकता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है। जैसे वक़्त का दरिया गुज़र जाने के बाद ना वापस नहीं आता ना, इसी तरह इस वाक़ये में ना एक इमोशनल जज़्बात छुपे हुए हैं। इसको बड़े गौर से सुनिएगा, एक बहुत गैरतमंद इंसान की ये कहानी है। तो जी गुलाम मोहम्मद गुजरात के शहर एक गांव में रहता था। इसकी माशाल्लाह से 7 बेटे थे। वो बहुत ही इज़्ज़तदार शख्स था। इसका काम ये था कि इसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, मगर वो लोगों की ज़मीनों पर ना ठेके पे लेकर ना उन पे काम करता था और यानी वाई-बीजी करता था। जैसे कहा जाता है ना, किसका काम ना किसी का खेला, इसी तरह वो एक बहुत अपना काम बड़ी ज़िम्मेदारी से करता था और वो एक ज़बरदस्त आदमी था, जो अपनी ज़हानत से ऐसे-ऐसे काम करता था, सब हैरान होकर रह जाते थे। गुलाम मोहम्मद अपने इलाके में एक मिसाल, यानी उसकी एक मिसाल थी, इससे लोग बहुत इज़्ज़त करते थे। वो और दूसरों की वो मदद हमेशा आगे-आगे होके करता था।
वो अपने इलाके के 7 गाँव की पंचायत का सरबराह था और वो इलाके के बड़े लोगों में शुमार होता था, और जहाँ भी किसी को फैसले की ज़रूरत होती थी ना, वो लोग इससे राय ज़रूर लेते थे। बहुत इसको अहमियत दी जाती थी। जैसे कि अक्लमंद की बात मानना ना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो जी गुलाम मोहम्मद बहुत ही अक्लमंद आदमी था। इसकी इस अक्लमंदी की वजह से ना लोग अपने फ़ैसले जो है ना इससे करवाया करते थे। इसकी अक्ल और समझदारी के बहुत चर्चे थे। जैसे कहते हैं ना, नेक शख्स का मशवरा सोना होता है। तो इसी तरह गुलाम मोहम्मद के घर में बहुत ज़्यादा सहूलतें तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इज़्ज़त बड़ी थी। इनके पास दौलत कम थी, मगर इज़्ज़त और एहतराम बहुत ज़्यादा था। क्यों ना इज़्ज़त दौलत से बड़ी होती है। घर में मोहब्बत और एहतराम के साथ रहते थे वो। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ सुकून ज़रूर होता है। गुलाम मोहम्मद की बीवी इसके साथ खेतों में मेहनत करती थी। जैसे कहा जाता है ना, बीवी के साथ मिलकर काम करना ज़िंदगी की कामयाबी है। इसी तरह गुलाम मोहम्मद के बेटे भी इसके साथ मिलकर अपने माँ बाप के साथ ना मिल के काम करते थे। इनके बच्चे भी बहुत ही मेहनती थे, मेहनत करते थे, और जो वालिदैन की ज़िंदगी में मेहनत करते हैं ना, जो वालिदैन अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं ना, आगे जाके उनके बच्चे भी मेहनती और काबिल बनते हैं। तो जी गुलाम मोहम्मद के 3 बड़े बेटे जो शादीशुदा थे, बाल बच्चों वाले थे। जैसे कि बेटों की शादी हो जाए तो घर में ना एक रौनक, एक चमकने लग जाती है। तो जी 5वें नंबर पे जो बेटा था उसका नाम था अकमल। वो जी सबका चमकता हुआ सितारा था। अकमल भी अपने वालिदैन के साथ वाईबीजी करता था। साथ में अकमल को पढ़ाई का बहुत शौक था। वाईबीजी के साथ-साथ अकमल ने एमए भी कर लिया। क्यों ना इल्म जो है ना, वो वो दौलत से बहुत बड़ी होती है। और मज़े की बात ये थी, सिर्फ़ अकमल पढ़ा लिखा था, और अकमल ने सोचना शुरू किया कि किसी तरह से ना इसने अपने घर के हालात को ना बदलना है। तो इसके घर में भी एक गाड़ी हो, इसके बाप को सारी ज़िंदगी ना बड़ी मेहनत की है। इसके पास भी आसूदगी ये आसूदगी वाली ज़िंदगी अब जीना नहीं चाहता था कि हम कुछ करके दिखाएँ। अकमल के जो दोस्त थे ना, उसके भाई या बाप, कोई भी कोई इटली में था, कोई फ्रांस में था, कोई जर्मनी में था, कोई यूके में था। बहुत सारे लोग ना आगे पीछे मुल्कों में गए हुए थे, और कुछ वो लोग भी थे जो डंकी मार के आए थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो अब जाके सेटल हो चुके थे। अकबर के अंदर भी ने ना यही ख्वाहिश पैदा हुई कि तकदीर बदलने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, चलो बाहर चलते हैं किसी तरह। लेकिन अब दूर दराज इस गांव के अंदर इसका वीज़ा कैसे मिलेगा? और अकमल इस वजह से शादी नहीं कर रहा था, और इसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी, जबकि गुलाम मोहम्मद चाहता था कि इसकी भी शादी हो जाए। घर के अंदर छोटे-छोटे कमरे थे, भाई-भाभियाँ रहते थे, और बड़े मज़े से ज़िंदगी गुज़र रही थी, और इसकी शादी की भी बारी थी। दोस्तों एक दिन गुलाम मोहम्मद का एक बहुत पुराना मिलने वाला कोई आया, और उन्होंने ज़िक्र किया कि इसकी नज़र में ना एक रिश्ता है, एक लड़की है, उम्र उसकी 31 साल है, यानी 31 साल है, लेकिन इसको ना तलाक हो गई है। पर वो बच्ची बड़ी अच्छी, बड़ी पढ़ी लिखी है, तो अगर तुम समझते हो तो अपने किसी बेटे के साथ ना उसकी शादी करवा दो। तो इससे तुम्हारे हालात भी बदल सकते हैं। अब ये बात सुन रहा था अकमल, और गुलाम मोहम्मद रजा हुआ आदमी था। उसने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं जी, मैं समझना वा घर दी अद्धी रोटी जड़ी है ना, बाहर दी 2 रोटियां तो बहुत बेहतर है। मैं अपना पुत्र बाहर नहीं भेजना। तो जी अकमल साहब को एक और उम्मीद पैदा हो गई थी। अकमल ने इन दोनों की बातें सुन ली थी। अकमल ने जैसे तैसे करके बाप का नाम मना लिया, माँ को मनाया, भाइयों को राज़ी किया। अकमल अपने घर वालों को राज़ी कर पाया। इस तरह से शादी हो गई। शादी की बात आगे चली। तो गुलाम मोहम्मद ने दिल पे ना पत्थर रख के बेटे की ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया। तो जी उसने अपने दोस्त से राब्ता किया। दोस्त ने इस फैमिली से बात की, इसकी शादी हो गई, प्रोसेस पूरा हुआ, अकमल का वीज़ा लग गया। तो जी अकमल यूके आ गया। तो अकमल की बीवी का नाम सीमा था। सीमा गुस्से की बहुत तेज़ थी, और वो 31 साल की नहीं थी, बल्कि वो 35 साल की थी। और शादी के बाद 1 हफ़्ता उन्होंने बड़ा अच्छा गुज़ारा, घूमे-फिरे, लंदन गए, स्कॉटलैंड गए, काफ़ी अच्छे एरियो में उन्होंने ना अपना टाइम स्पेंड किया। अकमल बड़ा खुश, जी वाह! मेरी ते बड़ी वड्डी लॉटरी निकल आई है। एक एक वीकेंड बड़ा अच्छा गुज़र गया। अकमल के लिए उम्र
ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उससे फिर पता चला कि मेरी बीवी की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, तो पर उसको इतना फ़ील नहीं हुआ। तो कहते उम्र के से क्या लेना-देना, अगर बंदा अच्छा है तो डज़न्ट मैटर उम्र का। तो जी अकमल को लगा कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़र रही है, तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बीवी मिल गई है, तो बड़ी अच्छी गुज़र रही है। लेकिन 10, 15, 20 दिन के बाद ना जी बीवी का रवैया बदलना शुरू हुआ और सीमा के वालिदैन ने भी समझाना शुरू कर दिया, जी अकमल साहब जाओ कोई कारोबार करो, नौकरी करो, निकलो कोई काम करके ले आओ, कोई पैसा ले आओ, ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुज़रेगी ना। तो जी सब ने इसको अपने हाथों में लिया, जा बाहर से जा कमा के लेके आ। तो वो नहीं जानता था कि कैसे कमाना है, हाथ से कमाना क्या है, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने वालिदैन के साथ ही मेहनत करता था और उसको कुछ इतना आइडिया नहीं था। और जो ज़्यादा पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे हैं ना, मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि अगर पाकिस्तान के बच्चे यहाँ यूके आना चाहते हैं ना, यूके में ना शादी करने का प्लान कर रहे हैं या तो उनको चाहिए कि पहले अपने आप को ट्रेंड कर लें। अगर इनके पास कोई स्किल्स हैं या कोई डिग्रीज़ हैं, यानी डॉक्टर, वकालत, इंजीनियरिंग की कोई बड़ी डिग्रीज़ हैं, तो फिर ये छोटे-छोटे जो स्किल्स होते हैं ना, वो सीख लें और इसके अलावा जो छोटे-छोटे डिप्लोमे हैं, उनको वो कर लेने चाहिए ताकि आपके पास कोई स्किल्ड हो। स्किल्ड बंदा ना यहाँ यूके में बहुत कामयाब है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन अकमल साहब के पास तो कुछ डिग्रियाँ थी, कुछ छोटी-मोटी उसने स्टडी की हुई थी। उसके पास बीवी ने कुछ अरसे बर्दाश्त किया। इसके बाद बीवी का रवैया और सख्त हो गया। इसने कहा जा बाहर निकल और जाके कमा के लेके आ। मेरे गोडे के साथ क्या जुड़ के बैठा हुआ है। तो जी इन्हें बर्दाश्त किया। इसके बाद बीवी का रवैया और सख्त हो गया। खैर आखिरकार अकमल साहब निकले, छोटे-मोटे काम करने शुरू किए, छोटी-मोटी और जो जॉब्स होती हैं ना, वो स्टार्ट की। मेरे ख़्याल से जॉब कोई भी ऑड नहीं होती। खैर अकमल ने कमाना शुरू कर दिया। वो इतना पैसा कमा लेता था कि इसने अपनी बीवी के ना ये तानों से बच गया। उसे ताने नहीं सुनने पड़ते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं कमाता था। इस तरह वक़्त गुज़रता गया, तकरीबन 2 साल गुज़र गए। तो एक दिन अकमल घर आया तो एक बच्चा बैठा हुआ था सोफ़े पे, जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल थी। खामोशी से ये देखता हुआ ना अपने कमरे की तरफ चला गया। इसने अपनी बीवी को कमरे में बुलाया और पूछा, "ये बच्चा कौन है?" तो इसने मुझे कहा, "ये मेरा बेटा है।" तो मेरा बेटा पहले शौहर से है, मुझे तो नहीं बताया किसी ने। अकमल को शदीद गुस्सा आया कि तुम्हारी भी कोई औलाद है, मुझे ये किसी ने नहीं बताया, ना तुमने कभी ज़िक्र किया। तो जी मुझे तो सिर्फ़ यही पता था कि तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, तो इसके अलावा तो मुझे किसी ने नहीं बताया और जिस अंकल ने हमारा रिश्ता करवाया, इनको तो पता था। यानी बीवी बताने लगी, जिसने हमारा रिश्ता करवाया, उस अंकल को तो पता है कि मेरा एक बेटा है, हॉस्टल में होता है और आजकल इसकी छुट्टियाँ हैं, तो वो यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन ये जब ए लेवल फ़िनिश कर लेगा, तो ये वापस आ जाएगा मेरे पास। अब अकमल को इस बात पे बड़ा ही तैश आया कि जी वो अंकल अंकल से आप पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि अंकल की कुछ महीने ही पहले वफ़ात पा चुके थे वो, जिन्होंने रिश्ता करवाया था। अकमल को बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा गुस्सा आया। तो जी ये घरवालों से भी ये बात नहीं शेयर कर सकता था। बहुत बड़ी बात थी। मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला। बहरहाल इसने अपने आप को सब्र करवाया। इसने बच्चे के साथ ना प्यार-मोहब्बत करनी शुरू कर दी कि शायद बच्चे के साथ थोड़ी फ्रेंडशिप करूँ, दोस्त बन जाऊँ। तो जी ये बच्चा थोड़ा-सा बहुत हार्ड किस्म का बड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा था। इसने अकमल के साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया। तो अकमल को इसकी बीवी सीमा ने बताया कि मेरा ये बच्चा नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो, इसलिए ये ज़रा तैश में है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता तुम इससे दोस्ती कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तो जी साल गुज़रते रहे, बच्चा घर वापस आ गया। अकमल के साथ उसका बहुत ही बुरा रवैया था जी। इसको बिल्कुल वो पसंद नहीं करता था, इसके साथ हमेशा हर बात पे बहस करता था। तो जी बात करो तो वो जवाब नहीं देता था। तो अकमल जी बड़ा समझदार आदमी था, उसकी इस बदतमीज़ी को ना बर्दाश्त करना शुरू कर दिया, लेकिन इसको बहुत गुस्सा आता था। वो साथ परेशान भी था कि अगर मेरे पिंड में पता चलता है तो क्या होगा? तो जी आहिस्ता-आहिस्ता बीवी का भी रवैया बदलता जा रहा था, इसका झुकाव अपने बेटे की तरफ ज़्यादा होता जा रहा था। तो अकमल ने सोचा मैं इसको ना छोड़ देता हूँ और मैं पाकिस्तान वापस चला जाता हूँ। ਚਲੋ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ मुँह करिए ते चलिए बड़ी हो गई इत्थे साढ़े नाल गैरत गवारा नहीं कर रही थी। और जब मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा तो ये फैसला अपनी
तो जी ये फ़ैसला मैं अपनी बीवी को बताने ही वाला था कि उसका अचानक फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि मुझे फ़ोन करो, कहाँ हो तुम, कहाँ बिज़ी हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जी उसने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। उसने कहा जी मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरे कानों ने ये जब खुशखबरी सुनी तो मैं बहुत खुश हुआ, सब कुछ छोड़ दिया। तो माशाल्लाह से डबल मेहनत करने लग गया। माशाल्लाह घर में मैं शॉपिंग करने लग गया, खुशी-खुशी सारी चीज़ें करने लग गया। बीवी का जो पहला बेटा था उसकी भी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करने लग गया। बीवी की जो ताने थे उनको सुन के बस खामोशी से बस गुज़ारा कर रहा था। एक बेटी से नवाज़ा, बेटी का नाम उसने मानो रखा, इसे प्यार से मानो कहता था। जी मेरी बच्ची बहुत प्यारी थी, इस बच्ची को देखते ही ना मैं खुशी से झूम उठता था। उसके साथ खेलता, जब मैं पूरी रात काम से ना थका हारा जब घर आता था, तो अपनी बेटी को देख के ना मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी। मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि मैं घर जाते साथ इसके साथ ना 2-3 घंटे आराम से खेलूँ। तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगने लग गई जी। बीवी की बदतमीज़ी भी ना मुझे कोई फ़ील नहीं होता था, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देता था। और बीवी का जो बेटा था सौतेला, उसकी जो ज़्यादतियाँ थी वो भी मुझे छोटी-छोटी लगने लगी। इसके मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी बेटी मुझे बहुत ही प्यारी क्यूटी सी लगने लग गई था। मैं उसमें बस गुम हो गया था। अब जो कुछ मर्ज़ी हो जाए मैं अपनी बेटी के लिए ना सब कुछ बर्दाश्त करूँगा। और जीना है वो जी पागलों वाली मेहनत करने लग गया। तो घर में पैसा ज़्यादा खर्च करने लग गया। मैं बहुत खुश था, पाकिस्तान आना-जाना शुरू कर दिया। ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। पाकिस्तान में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरी बीवी का पहला बेटा भी है और वो हमारे साथ रह रहा है। वैसे भी वहाँ पे कैसे अपनी लाइफ़ जी रहा हूँ, वहाँ पाकिस्तान में किसी को किसी के साथ कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। सब पैसे के पुजारी होते हैं। अगर पैसा है तो सब इज़्ज़त करते हैं। तो जी वहाँ मुझे सब ने आसमानों पे उठा लेते थे जब भी मैं जाता। तो जी ऐसे देखते-देखते ही ना मेरी मानो 8 साल की होगी। इस 8 साल में माशाल्लाह से मेरी गोद में वो खेली, कूदी, बड़ी हो गई। इसे स्कूल छोड़ता, स्कूल से लेके आता। एक दिन अकमल को खबर मिली कि इसके वालदा की डेथ हो गई है। तो मैं जी पाकिस्तान गया, बहुत रोया-धोया, माँ को दफ़नाया, सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद वापस यूके आया। इसने सोचा क्यों ना मेरा बाप वहाँ पे अकेला है, तो मैं अपने बाप को यहाँ पे बुला लूँ। ताकि वो इस बड़े ट्रॉमे से बाहर निकल सके। तो मेरी माँ के मरने के बाद ना मेरा बाप बहुत परेशान रहने लग गया था। तो जी मैंने पेपर-वेपर बनाने शुरू कर दिए, पेपरों को सबमिट करवाया। तो यहाँ यूके का नेशनल था मैं, तो जी मेरे वालिद का वीज़ा लग गया। मेरी बीवी को ठीक-ठाक मिर्चें लगी हुई थी, बार-बार मेरे साथ लड़ती झगड़ती थी कि तुम्हारा बाप सिर्फ़ 7 दिनों के लिए आएगा, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकता वो। तो जी मैंने सोचा वक़्ती तौर पर इतराज़ करिए, जब आ जाएँगे तो सब ठीक-ठाक हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएँगे। तो जी मेरे अब्बा जी जब आए, तो मैं जी हीथ्रो एयरपोर्ट पे गया उनको लेने के लिए। तो अकमल जी बताते हैं कि अपने बाप की पर्सनैलिटी देख के ना जी मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने बड़ा वाइट कुल्ला पहना हुआ और लाचा कुर्ता भी पहना हुआ, नीचे एक खुस्सा पहना हुआ जी, वो फुल जी पंजाब के कोई मेहर लग रहे थे। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो वहाँ एयरपोर्ट पे भी बड़ी सर्दी थी, मैंने अपनी जैकेट उतार के उनको दी। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ऐसा लग रहा था जी इन्हें जी पूरा मैं घर ले पंजाब आया, एयरपोर्ट से इनकी बाहर आ खूब गया है। खिदमत करने लगी। इस तरह समझे जैसे मैं आसमान से गिरा और खजूर में अटकने जा रहा था। शादी तो ख्वाबों की तरह होगी, लेकिन बाद में हादसात ऐसे पैदा हुए जैसे दूध का ना जला हुआ भी बड़े ध्यान से फूँक-फूँक कर पीता है। बीवी का रवैया शुरू में बड़ा ही अच्छा था, फिर आस्ता-आस्ता ना आस्तीन के साँप की तरह वो बनती जा रही थी। ना वो मेरी इज़्ज़त करती थी, ना वो अपने ससुर का एहतराम करती थी। ऐसे था नेकी का दरिया में डाल, हर मुमकिन खिदमत की, मैंने तो हर किस्म की खिदमत की, चुप रहा, पर नेकी बर्बाद, गुनाह लाज़िम वाली बात यहाँ पे बनी हुई थी। एक दिन मैं काम से लेट आया, बीवी का बेटा मेरे साथ लड़ने लग गया, बदतमीज़ी करने लग गया, क्यों ना बिगड़ा हुआ बच्चा था, मुझे भी मारने लग गया। जब मेरे वालिद ने देखा कि मेरे बच्चे को मारने लगे हैं, तो वालिद निकले जी बाहर। उन्होंने पूरे पंजाब की तरह ना जैसे अपने मुल्कों में बच्चों को मारते हैं या कोई बड़ापन दिखाते हैं, तो उन्होंने जी उसको मारना शुरू कर दिया। साथ में मेरी बीवी मुझको मारने लग गई। तो इस तरह जी हमारी हाथापाई हुई, थप्पड़-वप्पड़ मारने शुरू कर गए। तो जी मेरी बीवी ने ना पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस आई, मामला और बिगड़ गया और उलझ गया। तो जी ये हुआ ऊँट के मुँह में ज़ीरा बन के रह गया। मगर बात इतनी बिगड़ गई जैसे आग पर तेल डालना।
इस तरह जी पुलिस ने हमें बाहर निकाल दिया, हम दोनों बाप बेटे को। तो मैं अपने घर से घर की तरफ जाने की बिल्कुल मुझे इजाज़त नहीं थी। बिल्कुल भी उस तरफ मुँह नहीं कर सकता था, गली में भी नहीं जा सकता था। तो जी अगर तुम गली में गए, पुलिस ने मुझे हुक्म दिया जी गली में गए तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। हम लोग वहाँ से निकले, बाप को एक होटल में ले गया, वहाँ पर 1-2 दिन ठहरे, फिर मैंने बाप को वापस पाकिस्तान भेज दिया। इस दौरान बीवी ने बातों-बातों में ना शौहर के भाइयों तक खबर पहुँचा दी। मामला तेल में ना पानी डालने जैसा हो गया। भाई जज़्बाती हो गए, शौहर को ना दूध का दूध, पानी का पानी करने पर उकसाने लग गए कि भई इसका कुछ करो, इसकी जुर्रत कैसे हुई हमारे बाप पे ना हाथ उठाने की। तो जी मैं कुछ कर नहीं सकता था, उनको यहाँ के कानूनी मसलों का पता नहीं था, तो इसलिए मैं चुप हो गया। इस दौरान अकमल के भाइयों ने इसका भी साथ देना छोड़ दिया। माँ फ़ौत हो गई, बाप ने भी साथ नहीं दिया, यानी खूनी रिश्ते भी ख़त्म हो गए। शौहर का हाल ऐसा था जैसे ना जाने मानद ना पाए रफ्तन। वो अपनी बेटी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। बेटी बाप से जुड़ी हुई थी, मगर माँ ने हालात ऐसे कर दिए थे जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इन सब कोशिशों में अकमल ने बहुत बुरे तरीके से ना वो फंस चुका था। वो ना तो बीवी को छोड़ सकता था, ना ही वापस जा सकता था, क्योंकि खानदान ने भी इसे दुत्कार दिया था, एक बिल्कुल नकारा सिक्का बना दिया था, समझ लिया था। अकमल को अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत थी, इस मोहब्बत के ज़रिए वो बंधा हुआ था। तो जैसे बंदा हाथ खुला दुश्मन। इसकी उम्मीद सिर्फ़ इस बात पर थी कि हर रात के बाद ना सवेरा होता है, एक दिन ये मसाइल ख़त्म हो ही जाएँगे। ये कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो बैरूने मुल्क ना शादी के ख्वाब देखते हैं और हकीकत में चिराग तले अंधेरा का सामना करना पड़ता है। मैं यही कह सकती हूँ कि हर रात के बाद ना दिन आता है, उजाला होता है, तो इंशाल्लाह अकमल की भी ये सारी तकलीफ़ें जो है ना ज़रूर ख़त्म हो जाएँगी। इसके अलावा इसको कुछ नहीं कह सकती, बस यही है, जो लोग यूके शादी करके पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, खुशी से आएँ, अपने आप को पहले से तैयार करके आएँ। आपको अंदाज़ा होगा कि किन-किन मुश्किलात का सामना करना होगा। आपको इतना अफ़सोस नहीं होगा कि हम जी किन मुश्किलात में फँस गए हैं या हमें सामना करना पड़ रहा है। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे, आपको काफ़ी मुश्किलों से बचा सके अगर आप गौर से समझ के मेरी वीडियो देखते हैं। तो अगर आप अपनी नेगेटिव ही दिखाएँगे तो जी ये आप अपना अपना भला खुद करते हैं। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।